Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and today we are going to discuss some very important the Hindu newspaper articles. आइए शुरू करते हैं discussion. The very first article here deals with the 129th amendment bill that is related with the one nation one election और you can simply say simultaneous election. अभी कुछ दिन पहले भी हमने इसको बहुत वास्टली डिस्कस किया था. इसके जो क्रिटिसिज्म में एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था. आई रिक्वेस्टेड यू ऑल टू प्लीज रीड इट ऑन योर ओन ऑल्सो, बट अगर स्टिल यू हैव मिस्ड इट यू कैन री वॉच द वीडियो अगेन. तो यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें डिस्कस यही किया गया है कि जो 129th अमेंडमेंट बिल है दैट इज रिगार्डिंग दी साइमल्टेनियस इलेक्शन इन दी ऑफ दी स्टेट असेंबलीज एंड दी पार्लियामेंट, उसके रिगार्डिंग जो बिल है वो अभी यहाँ पर मोशन उसका इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी गई है एंड दैट इंट्रोडक्शन हैज पास्ड. ठीक है, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन है इस बिल का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसके इंट्रोडक्शन के लिए सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए, लेकिन उसके पैसेज के लिए जो पासिंग है उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर हमें अलग से मेजॉरिटी चाहिए, दैट इज 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो यहाँ पर इस आर्टिकल में मेजरली यही डिस्कस किया गया है कि जो आपको वोट्स मिली हैं इसके इंट्रोडक्शन के लिए दे वर नियर अराउंड 263 मेंबर्स वोटिंग इन फेवर. तो 263 मेंबर्स तो चलो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 230 से जो 461 समथिंग जो मेंबर्स है एमपीज है दे वर प्रेजेंट. तो प्रेजेंट एंड वोटिंग की जो सिंपल मेजॉरिटी अगर हम देखें तो दे इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड सक्सेसफुली. लेकिन उसके अगर हम पैसेज की बात करें तो देयर कुड बी, अगर आज ही ये यहाँ पे बोला गया है कि अगर आज ही इसको पास कराना होता तो देयर कुड बी अ सिचुएशन जिसमें ये पास ना हो पाता, बिकॉज बीजेपी डज नॉट हैव दी बीजेपी और फिर रूलिंग गवर्नमेंट डज नॉट हैव दी कंप्लीट मेजॉरिटी हियर, राइट. तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि बीजेपी के पास यहाँ पर कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं है, सो दैट्स वाई एक कोशिश हो सकती थी कि यहाँ पर इस बिल को पास ही ना होने दिया जाए. लेकिन अभी आने वाले समय में हमें देखना है कि ये ऐसा जो बिल है ये पास होता है या नहीं. तो अपोजिशन की तरफ से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं. ये बोला भी गया है कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ऑफ इंडिया उसको ये डिमीन करता है, उसको यहाँ पर नकारता है. जो एंटी फेडरल इस बिल को बोला गया है एंड जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी ये हटा रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है. लेकिन जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं उन्होंने बोला है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर रहा है. वी आर गिविंग एम्पल अमाउंट ऑफ स्कोप कि जहाँ पर हम इसको रिव्यू भी करते हैं, हमने कमेटी में भी इसको डाला है. एंड अगर ये बिल पास भी होता है तो भी ये आपके जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का या गवर्नमेंट का उसको कहीं ना कहीं से भी ये उसको डिमीन नहीं करता है, उसको अपहोल्ड ही करेगा ये बिल, राइट. तो जो क्लेम्स हैं यहाँ पर ये तो चलो पार्लियामेंटेरियंस के हैं, लेकिन जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था इसके जो फायदे गिनाए गए थे अंडर बाय द कमेटी दैट वाज हेडेड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. हाई लेवल कमेटी एक बनाई गई थी, उसमें जो फेवर में पॉइंट्स आए थे उसमें यही डिस्कस किया गया था कि जो कॉस्ट ऑफ इलेक्शन दैट इट विल ब्रिंग डाउन दैट कॉस्ट ऑफ इलेक्शन, जितना खर्चा जितना पैसा आता है, पैसे का जितना खर्चा होता है इसमें दैट विल बी गोइंग डाउन. दूसरा क्या है कि जब सारा टाइम इलेक्शन मोड में रहते हैं, कैंपेनिंग मोड में रहते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर एक ही समय पे इलेक्शंस होंगे तो इन द रेस्ट ऑफ द टाइम दे कुड easily focus on the governance which is the ultimate goal, which is the ultimate job of the parliamentarians या फिर हम बोल सकते हैं member of parliaments, right. तो उसके criticism में भी बहुत सारे points बोले गए थे. उसमें ये बोला गया था कि जो local level के मुद्दे हैं या state level के मुद्दे हैं वो national issues के सामने blur out भी हो सकते हैं. एंड इसमें साथ में ये भी बोला गया था कि जो cost है ultimately ये हो सकता है कि जितना एक large level पे आप इतनी बड़ी एक country में elections कराने जा रहे हो simultaneously, जिसमें स्टेट में कराने जाएं तब भी फेजेस होते हैं, राइट. तो अगर हम इकट्ठा कराएंगे तो जो लॉजिस्टिक है उसमें इशू आ सकता है. जो डिस्क्रिपेंसी है जो उसमें भी हम डिस्क्रिपेंसी देख सकते हैं. जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर भी दोबारा से सवाल उठाए जा सकते हैं. एंड व्हाट इफ द इलेक्शंस आर डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर इलेक्शंस यहाँ पर नकारे जाए तो फिर से वो पूरा खर्चा आएगा, राइट. तो इन सब के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया था इनको. लेकिन आने वाले समय में ये देखने की बात होगी कि क्या ये जो बिल है ये पास होता है या नहीं इन द फॉर्म ऑफ 129th अमेंडमेंट बिल, राइट. आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. ओके
हियर स्टारलिंक डिवाइसेस सीज्ड ड्यूरिंग रेड इन मणिपुर, मस्क डिनाइज। तो स्टारलिंक के जो डिवाइसेस हैं, जो ऑपरेटर डिवाइसेस हैं, दे वर सीज्ड नियर इम्फाल एंड दे वर सीज्ड नियर द बॉर्डर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो स्टारलिंक डिवाइसेस है दे हैव बीन यूज्ड। स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है दैट इज ऑफ द एलॉन मस्क कंपनी, दैट इज स्पेस एक्स का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले आर्टिकल देख लेते हैं किस बारे में है। तो यहाँ पर बोला गया है कि हो सकता है, हालांकि जो इलॉन मस्क उन्होंने मना किया है कि हमारी जो सर्विसेज है वो यहाँ पर नहीं दी गई थी, तो उनका पाया जाना ना पाया जाना डज नॉट इवन प्रूव कि उनको यहाँ पर ऑपरेट किया गया था, राइट। तो यहाँ पर बोला गया है कि हो सकता है कि जैसे म्यांमार के बॉर्डर के करीब पाए गए हैं, तो हो सकता है कि म्यांमार जा रहे थे, या ये भी हो सकता है म्यांमार से आ रहे थे एंड उनको अब यहाँ पर पकड़ लिया गया है, उन डिवाइसेस को सीज कर लिया गया है, राइट। तो अब जब हम स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, ये किसके बारे में है स्टारलिंक प्रोजेक्ट? स्टारलिंक प्रोजेक्ट इज अबाउट द ब्रॉडबैंड सर्विसेज। 2019 में स्टारलिंक प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया था। स्पेसएक्स यू नो दैट इट इज अ कंपनी दैट इज रन बाय एलॉन मस्क, और जो यहाँ पर स्पेसएक्स कंपनी है उसने स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट चलाया था दैट इज स्पेशली फॉर द ब्रॉडबैंड सर्विसेज, राइट। तो जो अभी फिलहाल जो यहाँ पर ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से दिए जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उसका जो एम है वो ये है कि कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स बनाना। कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट मतलब लगभग 40,000 सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाएंगे, दैट इज रेंजिंग बिटवीन 350 to 1200 kilometers above the sea surface, right, from the surface of the earth। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है आपकी, उसमें ये स्टारलिंक जो जितने भी सैटेलाइट्स हैं ये भेजे जाएंगे और एक कॉन्स्टलेशन ऑफ दी सैटेलाइट्स बनाया जाएगा। उससे क्या होने वाला है, 40,000 सैटेलाइट का एक यहाँ पर मेन जो एक कॉन्स्टलेशन है वो बनाया जा रहा है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? ब्रॉडबैंड सर्विसेज में जो लेटेंसी होती है, वैसे इन जनरल अगर हम देखें जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो डाटा है जब हम यूजर के पास आता है, हमारे पास आता है, और जो सर्विस गिविंग जो आपका सर्वर है वहां से आता है, तो उसमें एक गैप देखने को मिलता है। उसी गैप को हम बोलते हैं लेटेंसी। तो उस लेटेंसी को रिड्यूस करने में हेल्प करने वाला है, राइट। लेट मी राइट डाउन इट फॉर यू। यस, इट इज गोइंग टू हेल्प इन रिड्यूसिंग दी लेटेंसी को रिड्यूस करने वाला है। ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। बाई चांस ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो रेगुलर ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं वो काम में नहीं आ रही हैं, तो इमरजेंसी सिचुएशंस में इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। 40,000 अगर सैटेलाइट्स यहाँ पर इंस्टॉल किए जाते हैं, अगर 40,000 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, तो उसकी वजह से क्या होगा? वाइड कवरेज हमें देखने को मिलेगी, and the speed of the data, speed of the services, broadband services, that is going to increase। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है दैट इज गोइंग टू हेल्प, दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव दी ब्रॉडबैंड सर्विसेज। तो उसी के रिलेटेड जो आपके यहाँ पर डिवाइसेस है वो पाए गए थे इन मणिपुर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ जी, मनरेगा वेजेस डू नॉट मैच द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउस पैनल। तो मनरेगा के बारे में आप सभी को पता है, जो नरेगा स्कीम है दैट वाज स्टार्टेड इन 2005 एंड इट इज़ अ 100-day एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो कोई भी रूरल हाउस होल्ड है उसमें जो भी एडल्ट मेंबर्स हैं, अगर वो रजिस्टर करते हैं, अगर वो चाहते हैं काम करना, तो उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर उनको डिनाई कर दिया है तो एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उनको दिया जाता है। तो 100 days का जो आपका यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए आपको डेली वेजेस दिए जाते हैं। तो 100 डे जो वर्क है दैट हैज़ टू बी अनस्किल्ड, कि कोई भी अडल्ट मेंबर जो रूरल हाउस होल्ड से बिलोंग करता है एंड ही इज रेडी, ही और शी इज रेडी टू डू दैट अनस्किल्ड लेबर वर्क, तो उनको एक गारंटी है कि उनको 100 डे का यहाँ पर काम दिया जाएगा, इस स्कीम के अंडर है। ठीक है, इट इज रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो मनरेगा वेजेस हैं, जो पर डे उनको काम के पैसे दिए जाते हैं, वो स्टेट वाइज वेरी कर रहे हैं, लेकिन जो वेजेस अभी उनको दिए जा रहे हैं वो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट को यहाँ पर ऐड ही नहीं किया गया है एंड दे आर वेरी मच बिलो द स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स। जिस हिसाब से जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उस हिसाब से उनको रिवाइज नहीं किया गया है। तो द टाइम हैज़ कम कि जब हम इनको रिवाइज करें, राइट। जो स्कीम्स हैं, जो वेजेस हैं उनको रिवाइज करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर बोला गया है
कि जो स्टेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर वेरी करता है ये जो वेजेस दिए जाते हैं, जैसे कि मैक्सिमम हरियाणा में दिया गया है, दैट इज नियर अबाउट डेली वेज की बात कर रहे हैं, 374 रुपीज़ दिए जाते हैं एक दिन के काम के। एंड नेक्स्ट यहाँ पर नागालैंड को बोला गया है सबसे लोवेस्ट, तो 234 कुछ यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है, ये भी जो डिफरेंसेस है, इसको भी रिमूव करने की बात करी गई है। और ये भी बोला गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो वेज रेट है ये कैसे डिसाइड करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द एग्रीकल्चर लेबर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज द वेज रेट यूजिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर। तो आपका काम यहां पर क्या होने वाला है, आपको ये बताना है कि जो ये सीपीआई है ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर, ये रिलीज कौन सी मिनिस्ट्री करती है। यू हैव टू कमेंट डाउन, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में पूछा भी जा सकता है आपसे कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर को रिलीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि उसको रिवाइज करने की अब हमें ज़रूरत है। जो इन्फ्लेशन है उसको भी यहाँ पर नापना जरूरी है, उसी इन्फ्लेशन जो कोस्ट है उसको इसमें ऐड करके रिवाइज करना है, जो भी यहाँ पर रेट्स अभी लागू हो रखे हैं। Okay, let's move on to the next article. Yes, important article, ये भी हम अभी recently discuss करके आए थे। सीवर सेप्टिक टैंक्स क्लीनिंग एंड ऑक्यूपेशन बेस्ड वर्क। आपको पता होगा जो ये मीनियल जॉब्स हैं, जो भी क्लीनिंग जॉब्स हैं, देवर फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री देवर एट्रीब्यूटेड टू द लोवेस्ट क्लासेस, देवर एट्रीब्यूटेड टू द लोवेस्ट कास्ट। तो यहाँ पर जो अभी सर्वे हुआ है रिसेंट नमस्ते स्कीम के अंडर, जो प्रोफाइलिंग हुई है क्लीनर्स की, सीवर क्लीनर, सेप्टिक टैंक क्लीनर्स की, तो उसमें ये बताया गया है दैट इज नॉट कास्ट बेस्ड एनी मोर, दैट इज बेसिकली ऑन द बेस्ड, दैट इज ऑक्यूपेशन बेस्ड। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर कास्ट ही यहाँ पर इसको परस्यू कर रही है इस करियर में, करियर तो हम इसको क्या ही बोलेंगे, इस जॉब को यहाँ पर कर रही है, तो वो मेजरली क्या है, ऑक्यूपेशन बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर जो कास्ट है वही इसको काम करे। हालांकि जो रेट है ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास, दैट इज वे हायर देन द जनरल कास्ट, बट स्टिल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लगभग 8% ऐसे भी लोग हैं जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं एंड दे वर फाउंड इन्वॉल्व इन द क्लीनिंग ऑफ द सेप्टिक टैंक्स एंड सीवर्स, राइट। अब यहाँ पर नमस्ते स्कीम जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। इन द प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नमस्ते स्कीम। तो जो नमस्ते स्कीम है ये क्या है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड, फॉर द मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ये स्कीम है। दिस इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज central sector scheme and it was implemented by Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Housing and Urban Affairs। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसको जो एजेंसी है, जो नोडल एजेंसी जो इसको इंप्लीमेंट करती है, दैट इज नेशनल सफाई कर्मचारी, नेशनल सफाई कर्मचारी, just a second, फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एजेंसी है। NSKFDC, ये हो गया आपका फैक्चुअल पार्ट। अब इसके अंडर काम क्या होता है, मेजरली इसका जो एम था, वैसे तो ये 2023 में स्टार्ट हुआ था एंड इट विल कंटिन्यू फॉर 3 years, दैट इज टिल 2026। तो यहाँ पर इसका मेन एम जो था दैट वाज प्रोफाइलिंग ऑफ द क्लीनर्स, जो सेप्टिक टैंक एंड सीवर्स को क्लीन करेंगे, उनकी प्रोफाइल एक यहाँ पर बनानी है। इसको हम लिख देते हैं SSW, सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक क्लीनर वर्कर्स, इनको हम SSW लिख देते हैं। तो उनकी प्रोफाइलिंग का यहाँ पर काम है। देन उनको नमस्ते आईडीज बांटी जाएंगी, जिससे क्या है, उनका जो उनको बेनिफिट्स दिए जाने हैं, जो उनको पर्क्स मिलने वाले हैं, उसको एक यहाँ पर उनकी प्रोफाइल, उनका एक डाटाबेस बनाया जा सके। तो नमस्ते स्कीम प्लान्ड ऑन दी मेंटेनिंग द नेशनल डाटाबेस ऑफ द सफाई कर्मचारीज। ठीक है, हेल्प क्या होगी यहाँ पर कि उनको अप टू
5 लाख सब्सिडी दी जा सकती है, 5 लाख तक की सब्सिडी दी जा सकती है ऑन द ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोग्राम जो उनको दिया जाना है, उसमें 5 लाख रुपीस की सब्सिडी दी जानी है, जिसकी वजह से वो सब्सिडाइज्ड सैनिटेशन व्हीकल्स को खरीद सकते हैं, साथ में पीपीई किट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, इंश्योरेंस कवरेज होना है, इंश्योरेंस कवरेज अंडर दी पीएम जन आरोग्य योजना। ऑटोमेटिकली अगर किसी के पास नमस्ते आईडी है तो दे ऑटोमेटिकली फॉल अंडर द इंश्योरेंस स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एंड दे विल बी गिवन ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड। उनके बच्चों को नेशनल स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी एंड उनको ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड देने के लिए एफर्ट्स लगाए जाएंगे। एंड ये भी एक यहाँ पर एफर्ट लगाया जाएगा कि वो जब भी अगर सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीन करते हैं तो वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए हार्मफुल गैसेस के या हार्मफुल वाटर के, एंड विच कुड ऑल्सो बी फेटल। तो डाटा के अकॉर्डिंग यहां पर बोला गया है 2019 से 23 के बीच में लगभग 377 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ बीइंग इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द while cleaning the sewers and septic tanks according to the data report tabled in the parliament, right? तो इस आर्टिकल में एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आपको देखने को मिलेगी। इसमें बोला गया है कि कंट्री से मैनुअल स्कैवेंजिंग को हटा दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है, लेकिन जो वर्कर्स हैं अभी भी वो किसमें है, हैजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स। मैनुअल स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं इन द ड्राई टॉयलेट्स एंड ह्यूमन फिल्थ, जो उस डायरेक्ट विद द बेयर हैंड्स जो क्लीनिंग करते हैं उनको बोला जाता है मैनुअल स्कैवेंजर्स। तो वो प्रॉब्लम तो यहां पर हटा दी गई है, लेकिन स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम दैट इज परसिस्टिंग, दैट इज ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स। अब उसमें पीपीई किट एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को हटाने के लिए यहां पर एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं बाय द नमस्ते स्कीम, राइट? तो ये आपके लिए आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द GS1 पॉइंट ऑफ व्यू, और आप इसको GS1 के साथ साथ GS2, जब यहां पर आपको एक सेक्शन देखने को मिलता है वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस, या GS1 में सोसाइटी के पार्ट में जब हम देखते हैं कि उसमें एक पॉइंट आता है कि सोशल एम्पावरमेंट है ना, तो उसमें आप इनको यूज कर सकते हो इन एग्जांपल्स को, इन स्कीम्स को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, दिस आर्टिकल is majorly about the, you can say it will be under the एग्जाम्पल पार्ट, ठीक है? आप इसको एग्जाम्पल की तरह से यूज कर सकते हैं। इसमें बोला गया है प्राइवेट एविएशन रिलीजिंग मोर देन इट्स फेयर शेयर ऑफ एमिशन। तो जितना फेयर शेयर है कि भाई चलो इतना तो अलाउड है, आप इतना एमिट कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आप एमिट कर सकते हो हार्मफुल जो गैसेस हैं जो लीड करते हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ या ग्लोबल वार्मिंग की तरफ, उनको रिलीज कर सकते हो। तो उससे कहीं ज़्यादा ये प्राइवेट जेट्स यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं। इंडिया में भी ह्यूज नंबर ऑफ जो प्राइवेट जेट्स हैं वो ऐड होते जा रहे हैं। इसका सिंपल जो डायरेक्ट रिलेशन है दैट इज विद दी क्लास डेवलपमेंट, सोशल मोबिलिटी एंड बिकमिंग रिच। तो इंडिया में बोला जाता है कि देर आर नियर अराउंड, इंडिया हैज द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स। बिलियनियर्स की बात करें, मिलियनियर्स की नहीं, बिलियनियर्स। तो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा, थर्ड सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स जो हैं वो इंडिया में ही पाए जाते हैं। तो दैट इज़ वाई देयर इज एन इंक्रीमेंट इन दी प्राइवेट जेट्स, राइट? तो जब प्राइवेट जेट्स यहाँ पर चलते हुए हमें दिखते हैं तो इसमें बोला गया है कि वो अपनी जो फ्लाइट्स हैं उसके ड्यूरिंग जो एमिशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हालांकि इंडिया में जो स्कीम्स अभी चलाई जा रही है जस्ट लाइक उड़ान स्कीम, नेक्स्ट जेन एयरपोर्ट स्कीम, तो इसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हम जो एयर जो कैपेसिटी है, हमारी एयर ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी है, उसको 5 टाइम्स बढ़ाने वाले हैं। बट इट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज द एयर एमिशंस। जो आपका एयर जेट है उसके तरफ से जो एमिशंस है वो बढ़ने वाले हैं। अगर आप उनको 5 टाइम्स बढ़ाओगे कैपेसिटी तो एमिशंस भी 5 टाइम्स बढ़ने वाले हैं इन दी अपकमिंग ईयर। तो ये भी बोला गया है कि यहाँ पर जितने भी जैसे वर्ल्ड वाइड जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें ऐसा भी देखा गया है कि एग्जाम्पल तो ऐसा भी है कि 50 किलोमीटर ट्रेवल करना था और उसमें भी जेट लेके गए हैं लोग, ठीक है? 500 किलोमीटर के लिए भी जेट लेके गए, 250 किलोमीटर के लिए भी जेट लेके गए हैं। तो ये बस एक क्लास का शो ऑफ है एंड दे आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट द क्लाइमेट चेंज, दे आर नॉट वेरी कंसर्न्ड अबाउट द क्लाइमेट चेंज। तो देयर इज अ नीड टू फोकस ऑन दैट पार्ट ऑल्सो। फिर यहाँ पे बोला गया है कि जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स हैं, राइट, जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उसको हम ATF बोलेंगे एंड जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है उसको हम SAF बोलने वाले हैं इस आर्टिकल के तहत। तो इसमें बोला गया है कि आप साथ में यूज कर सकते हो ब्लेंडेड जो इथेनॉल है उसको यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन को यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं SAFs के कि हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिफिकेशन, दीज कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो इन्हीं का एग्जाम्पल लेके यहाँ पर आपको डाटा दिया गया है। डाटा इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड ओवरऑल दिस आर्टिकल इज ऑल्सो
नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप इससे थोड़े से एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं. अगर क्लाइमेट चेंज आए तो विच सेक्टर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दी ग्लोबल जो वार्मिंग जो पोटेंशियल या ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके एमिशन में कौन से सेक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन दी मॉडर्न इकोनॉमी, अगर पूछा जाए तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर जो एयर जो जेट्स है उनकी तरफ से जो एमिशन होता है उसको भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, राइट. तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है. ओके तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रिसेंटली इंडिया में एक एक्सपेरिमेंटल बेस पर जैसे डिफरेंट कंपनीज हैं, हम बोल सकते हैं स्पाइस जेट है एंड एयर एशिया है, उन्होंने जो ऑयल सीड्स है ऑफ जेट्रोफा वहाँ से जो ऑयल निकला है उसको ब्लेंड करके यूज़ किया गया है. तो SAF उसको हम बोल सकते हैं. इट वाज यूज्ड बाय ब्लेंडिंग विद द ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल के साथ उसको मिला के उस ऑयल को मिला के यूज़ किया गया है. लेकिन इसमें एक कंसर्न निकल के आया है. आपको लगेगा कि अगर ऐसे यूज़ कर सकते हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हमारा, राइट, कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं. लेकिन जो ये ट्रांजिशन है, अभी COP29 पर भी यही बात हुई थी कि जो आप ट्रांजिशन कर रहे हो ना फ्रॉम दी कार्बन एमिशन टू दी जीरो कार्बन एमिशन इकोनॉमी बनना चाहते हो, दैट इज नॉट वेरी चीप, दैट इज वेरी कॉस्टली. तो यही चीज़ है यहाँ पर भी कि जो आप जेट्रोफा ऑयल सीड्स को यूज़ करना चाहते हो, उनके ऑयल को यूज़ करना चाहते हो इन दी एविएशन टर्बाइन फ्यूल के साथ, तो दैट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली. ये बोला जाता है कि वो जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है एंड द कन्वर्जन ऑफ दैट ऑयल वो लगभग 120% ज़्यादा कॉस्टलियर यहाँ पर साबित होता है. कहते हैं फिर दूसरा कोई तरीका अपना लो. दूसरे तरीके में आता है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हालांकि हाई एफिशिएंसी है, हाई डेंसिटी है, बट स्टिल उसको इतनी हाइट पर हैंडल करना दैट इज इन इटसेल्फ अ नाइटमेयर. तो उसको हम यहाँ पर अभी नहीं यूज कर सकते हैं. जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, इलेक्ट्रिफिकेशन में हैवी बैटरीज चाहिए होंगी, तो जिसकी वजह से जो प्लेन है उसके वेट में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिल सकता है, राइट. तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, साथ में उसका जो रॉ मटेरियल चाहिए, बैटरीज को लगाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए फिर से हम दूसरी इकोनॉमीज पर डिपेंडेंट हो गए. हमारा इंपोर्ट जो बिल है वो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, तो उसको भी यूज नहीं कर सकते. तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि मीडियम टर्म में इन नियर फ्यूचर वी कैन होप कि हमारा एल्कोहल टू जेट पाथवे हम इसको देख सकते हैं. एल्कोहल पाथवे क्या है, जिसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग जो हमारा प्रोग्राम है उसमें यूज कर सकते हैं. इथेनॉल को ATF के साथ ब्लेंड किया जा सकता है. लेकिन यहाँ पर एक और कंसर्न रेज किया गया है कि जो यहाँ पर आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग होगा उसमें आप सरप्लस शुगर को ही यूज करो. पता लगे आपने डिक्लेयर कर दिया हम शुगर केन एंड मेज से जो भी यहाँ पर आपका जो यूज होने वाला है, इथेनॉल बनने वाला है, उसको अब ATF में हम लगाने वाले हैं. तो ज्यादा तो ऐसा ना हो जो क्रॉपिंग पैटर्न है सारा का सारा शुगर केन अब उगाना शुरू कर दे, बिकॉज शुगर केन में बहुत ज्यादा वाटर चाहिए, राइट. दूसरी चीज ये है कि जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है इथेनॉल बनाने के प्रोसेस में, उसको भी ध्यान रखना है. पता लगे एयर एमिशन को हम कम कर रहे हैं, एयर जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनके एमिशन को कम कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड वाटर है उसको पोल्यूट कर रहे हैं, राइट. तो ईच एंड एवरी पार्ट हैज टू बी सीन वेरी वेरी विविडली, वेरी वेरी इन डीप, राइट. तो यहां पर यह भी बोला गया है कि अगर ऐसा हो कि जो सरप्लस शुगर है सिर्फ उसको भी अगर हम यूज करें, इफ बाय द ईयर 2050 ओनली सरप्लस शुगर को भी अगर हम कन्वर्ट करें इथेनॉल, एंड इथेनॉल इज फुल्ली यूज्ड टू मेक एविएशन फ्यूल, हम ATF के साथ ब्लेंड भी नहीं कर रहे, तो भी हम 15 से 20% की जो डिमांड है वो मीट कर सकते हैं, 15 से 20% तक की. तो इतना ज्यादा यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी हमें देखने को मिल सकती है. बट दिस ट्रांजिशन, कीप इन माइंड, दिस ट्रांजिशन इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी वेरी चीप, इट इज गोइंग to be costlier. And उसी ट्रांजिशन के लिए तो डेवलपिंग कंट्रीज वर डिमांडिंग मनी फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज, जिसके ऊपर कोई एग्रीमेंट फाइनलाइज हमें नहीं होता हुआ दिखा एट दी COP29, राइट. ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. जस्ट अ सेकेंड. इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप GS पेपर 2 के साथ डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं. एंड स्टैटिक पार्ट काफ़ी हद तक यहाँ पर डिस्कस किया गया है. करंट पार्ट में भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा ऑफ द आर्टिकल्स एंड ऑफ द रीसेंट जजमेंट्स. तो आइए डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स. तो अभी रिसेंटली December 18 को हम यहाँ पर नेशनल माइनॉरिटी राइट डे, इंटरनेशनल माइनॉरिटी राइट डे सेलिब्रेट करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि UN ने डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था 1992 में ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स. Here you can see rights of persons belonging to the national, ethnic, religious and linguistic minorities. तो माइनॉरिटी की राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए UN ने डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था December 18,
92 में उसकी याद में यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो ये हेडिंग्स है आपको इसमें देखने को मिलेगा, ओरिजिन ऑफ द माइनॉरिटी राइट्स। तो ओरिजिन कहाँ से हमें देखने को मिलता है, तो वेरियस कंट्रीज जस्ट लाइक ऑस्ट्रिया की बात करें, हंगरी की बात करें एंड स्विट्जरलैंड, स्विस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात करें तो उसमें हमें ओरिजिन देखने को मिलता है 1867 में ऑस्ट्रिया में माइनॉरिटीज़ को राइट्स दी गई थी। एंड अगर हम इंडिया की बात करें, डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें भी जीबी पंत के थ्रू ये बोला गया था, सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू माइनॉरिटी विल इंश्योर हेल्दी वाइटलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फ्री स्टेट ऑफ इंडिया। कि अगर जो क्वेश्चंस हैं माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए, अगर हम उनको एक बढ़िया सॉल्यूशन, सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं एक हेल्दी एंड फ्री इंडिया को, अगर फ्री इंडिया की हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग इंडिया को हम यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। देन लेटर ऑन सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर जो कमेटी थी तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आर्टिकल 25 से 30 इनैक्ट किए गए थे। एंड उनको यहाँ पर बोला गया है दैट देवर अंडरलाइंग जो आर्ग्यूमेंट है उन्होंने बोला है इंडिविजुअलिस्टिक यूनिवर्सल राइट, जो इंडिविजुअलिस्टिक यूनिवर्सल राइट है दे आर नॉट मेजरली फॉर द हेट्रोजिनस कम्युनिटी, हेट्रोजिनस कंट्री के लिए नहीं होते हैं, दे आर मेजरली जो हेट्रोजिनस कम्युनिटी है दे रिक्वायर मल्टीकल्चरलिज्म एंड डिफरेंसेस एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी के साथ इन कॉन्सोनेंस रह सके, राइट। ओके, ये थोड़ा सा ओरिजिन के बारे में ही था। अब रैशनल बिहाइंड माइनॉरिटी राइट्स की अगर हम बात करें, रीजन क्या है, रैशनल क्या होता है, रीजन बिहाइंड माइनॉरिटी राइट्स क्या है कि प्रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी। कि माइनॉरिटी राइट्स आखिर हम देते क्यों हैं, ताकि जो डाइवर्सिटी है उसको हम प्रिजर्व करके रख सके, राइट। तो जो आर्टिकल है जैसे 14 to 18 है, 19 है, इनको इंडिविजुअलिस्टिक राइट बोला गया है, लेकिन हम होलिस्टिकली इंडिविजुअलिस्टिक नहीं बोल सकते, कोई भी ऐसी फंडामेंटल राइट है ही नहीं जिसको हम कंप्लीटली इंडिविजुअलिस्टिक बोल सके, राइट। तो यहाँ पर वैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, तो 14 ऐसे 18, 19 और 25, दीज राइट्स वर नॉट इनफ टू प्रिजर्व द कल्चर, टू प्रिजर्व द स्क्रिप्ट, टू प्रिजर्व द रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो दैट्स वाई दे वर गिवन आर्टिकल 29 एंड 30, जिसकी वजह से वो अपनी माइनॉरिटीज़ की जो राइट्स हैं एंड माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एस्टेब्लिश कर पाए, राइट। देन रिसेंटली 7 जज जो बेंच है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिस इज द करंट अफेयर रिलेटेड एस्पेक्ट हियर। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो यहाँ पर केस है 2024 का, उसमें डिस्क्राइब किया था बहुत सुंदर तरीके से कि आर्टिकल 30 जो है वो क्या है, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन का एक फैसेट है। एंड सेंट जेवियर कॉलेज सोसाइटी, इसको हम आगे आने वाले टाइम में इसमें इस पार्ट में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल 29 है दे आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया, हम स्पेसिफिकली उनको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि व्हाट आर माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स हालांकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3-4 बार मेंशन भी किया गया है, लेकिन उसको डिफाइन नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। उसमें यहाँ पर ये बोला है कि माइनॉरिटीज को आप ऐसे नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो कि नेशनल माइनॉरिटी, नेशनल लेवल पे आप उसको नहीं डिफाइन कर सकते हो, आपको स्टेट लेवल पर ही जाना पड़ेगा। बिकॉज ऐसी कम्युनिटी जो पंजाब में और कश्मीर में हो सकता है माइनॉरिटी हो, लेकिन दूसरी स्टेट में वो मेजॉरिटी भी हो सकता है। तो कोई नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी यहाँ पर नहीं है इंडिया में, हमें स्टेट लेवल पर ही, लोकल लेवल पर ही जाके देखना पड़ता है, राइट। तो आर्टिकल 30 जो यहाँ पर गारंटी करता है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को इनेबल करता है राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। ये चॉइस भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड की जा सकती है। यहाँ पर बोला गया है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो यूनिवर्सिटीज़ को भी यहाँ पर इंक्लूड करते हुए हमें देखने को मिलता है। देन इस आर्टिकल में जब आप पढ़ेंगे इसमें वेरियस केसेस की भी यहाँ पर डिस्कशन करी गई है जिसमें माइनॉरिटी राइट्स को अपहोल्ड किया है। आर्टिकल 29-30 तो स्पेसिफिकली आपको ये राइट देते ही है, साथ ही जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 350A जिसकी वजह से ये बताया गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें जो डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शंस हैं, दे शुड बी गिवन इन द मदर टंग। एंड जो आर्टिकल 350B है उसमें एक अपॉइंटमेंट बताई गई है स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, राइट। तो यहाँ पे ये सारे जो भी आपको डायमेंशंस देखने को मिलते हैं, जो सारे प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, दे आर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है।
देन डिफाइनिंग अ माइनॉरिटी, अगर हम माइनॉरिटी की डेफिनेशन की बात करें तो माइनॉरिटी को डिफाइन करने के लिए हालांकि जो और केसेस हैं उनमें बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस है, जजमेंट केस है, वो उसने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बताया है, जो आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बताया गया है, दैट जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे उनको ऐसे नहीं देखना है कि वो माइनॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है क्या नहीं है। मेजरली जो जजेस ने डिफाइन किया, उन्होंने कहा था लुकिंग एट द जेनेसिस, तो यहाँ पर जो आइडिया है बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, उसके ऊपर हमें मेजर ध्यान देना है, आइडिएशन पर ध्यान देना है, इस पे नहीं ध्यान देना और बाकी चीज़ों पे कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, उसकी जो अभी फिलहाल जो फंडिंग है वो कैसे, ये सब नहीं देखना है। हमें मेजरली देखना है कि जब इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा था तो जो क्रिएटर है उसके दिमाग का जो आइडिया था वो क्या था, क्या ये बनाया गया था फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव मस्ट बिलोंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी, की जो यहाँ पर आइडिया है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से कोई इंसान था उसने दिया है, या उसका जो इंटेंट था वो प्रीडोमिनेंटली फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी ही था, एंड अदर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, जो कि साथ में है कलेक्शन ऑफ फंड कहाँ से कलेक्ट किया, लैंड कहाँ से ली, कंस्ट्रक्शन एंड गवर्नमेंटल अप्रोचेस, वो जो सारे अप्रूवल्स हैं वो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर मद्देनजर रखा जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं, क्योंकि जो राइट टू एडमिनिस्टर है ना वो तो एस्टेब्लिशमेंट के बाद आएगा। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के टाइम अगर माइनॉरिटी हो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर नहीं बोल सकते कि उसका माइनॉरिटी स्टेटस ले लो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यही मुद्दा उठा हुआ था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अब जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में माइनॉरिटीज है ही नहीं। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो इंटेंट था या जिसने इसको क्रिएट किया है वो माइनॉरिटी से होना चाहिए, और जो प्रोसेस था उसके एस्टेब्लिशमेंट का उसमें भी माइनॉरिटीज़ का जो से था वो ज़्यादा होना चाहिए, बजाय कि इसके कि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है, राइट। साथ में यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आर्टिकल 30 क्लोज 2 है वो ये आपको राइट तो देता है, लेकिन जो यहाँ पर गवर्नमेंट है ना, साथ में ये नहीं है कि गवर्नमेंट का जो फंड है उसको यहाँ पर आपके पास कोई हक है कि आप गवर्नमेंट से एड ले सकते हो, फंड ले सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट अगर बाकी इंस्टीट्यूट्स को भी फंड दे रहा है, एड दे रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है कि तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है इसको हम एड नहीं देंगे, सबको बराबरी पे यहां पर रखना है। एंड ऑल्सो इसी जजमेंट में एक और इंपॉर्टेंट बात करी गई कि हम इसको राइट दे रहे हैं इंस्टीट्यूशन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को, लेकिन इसका हक ये नहीं है कि वो किसी भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करे, मैल एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। जो डिसाइडेड पाथवे है to pass on the instruction and learning process that should meet the national level, जो आपका decided pathway है उसी के according यहाँ पर imparting of the knowledge, imparting of the education होनी चाहिए, उसमें कोई झोल नहीं हो सकता है, उसमें कोई mal administration नहीं हो सकता है, otherwise state will have to intervene in that administration, otherwise everything is good to go, right। तो आपसे ये उम्मीद करी जा रही है दोबारा से कि आप इस आर्टिकल को खुद से भी एक बार पढ़ेंगे, एंड साथ में जब आप फंडामेंटल राइट्स आप कवर कर रहे हैं उनके साथ इन कॉन्सोनेंस of that static part, तब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, then you will like understand this article more। तो this was on the occasion of the minority rights day that was due to the UN declaration adoption for the minority rights, right। तो like the video, share the video, subscribe the channel, and thank you, have a nice day।